हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा केस लो है नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये एक 2014 का सुप्रीम कोर्ट का केस है जिसे डिसाइड किया गया था बाय जस्टिस के एस राधाकृष्णन एंड जस्टिस ए के सिकरी ने। आइए हम जानते हैं कि इस केस में क्या हुआ था। दिस केस वाज फाइल्ड बाय द नालसा। इन्होंने क्या कहा कि हमें लीगल रिकॉग्निशन चाहिए, किसके लिए? फॉर पर्सन जो कि किससे बाहर है, आउटसाइड द मेल और फीमेल जेंडर बाइनरी। अगर हम कहीं भी जेंडर देखते थे इससे पहले तो क्या था, इधर यू आर अ फीमेल और यू आर मेल, तो फीमेल या मेल बाइनरी थी। अब क्या हुआ, इन्हें रिकॉग्निशन दिलाना है टू होम, इंक्लूडिंग द ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स। जो भी मेल फीमेल के, ये हो गया हमारा मेल फीमेल का स्फेयर, जो भी इस स्फेयर से बाहर आते हैं, उनमें ट्रांसजेंडर्स भी आ गए, उन सबको इसमें इंक्लूड करना था। और इन्हें हम कैसे रिकॉग्नाइज करें? एज द थर्ड जेंडर। तो इसके लिए नालसा ने क्या किया, उनके लिए लीगल रिकॉग्निशन मांगी। अब हम देखते हैं कि इश्यूज क्या क्या थे। सबसे पहला इश्यू जो रेज होता है वो ये है कि क्या इंडिविजुअल्स जो कि मेल फीमेल बाइनरी से बाहर हैं, उन्हें लीगली रिकॉग्नाइज किया जाए एज द थर्ड जेंडर। तो डिसीजन आता है कि हाँ, कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया थर्ड जेंडर पर्सन को और अपहेल्ड करे कि उनके पास भी राइट्स हैं अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज द इंडियन लॉ। ठीक है, तो हाँ, वो थर्ड जेंडर है और कॉन्स्टिट्यूशन और इंटरनेशनल लॉ दोनों ही उन्हें जो है वो राइट्स देते हैं। सेकेंडली, क्या डिसरिगार्डिंग बाइनरी जेंडर आइडेंटिटीज ब्रीच फंडामेंटल राइट्स? क्या अगर हम नॉन को अगर डिसरिगार्ड करते हैं तो इससे फंडामेंटल राइट्स ब्रीच होते हैं? तो डिसीजन आता है कि हाँ, अगर हम उनकी जेंडर आइडेंटिटीज को इग्नोर करते हैं तो उनका राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और राइट टू लाइफ विद डिग्निटी अंडर आर्टिकल 14, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अंडर 1A और लाइफ विद डिग्निटी अंडर आर्टिकल 21 जो है वो वायलेट होता है। अब हम देखते हैं कि जजमेंट क्या थी। सबसे पहले इस केस लॉ ने क्या किया, इस रिकॉग्नाइजेशन दी किसको? थर्ड जेंडर को। कोर्ट ने अफर्म किया कि सेल्फ आइडेंटिटी जेंडर का जो है वो राइट है इनके पास। और उन्होंने कहा कि जो भी आउटसाइड द स्फीयर ऑफ मेल और फीमेल है, उन्हें हम थर्ड जेंडर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। जेंडर आइडेंटिटी को एक इनेट परसेप्शन मांगा एक इंसान के जेंडर का, ठीक है, जो कि बायोलॉजिकल ट्रेट से या मेडिकल और बायोलॉजिकल टेस्ट से अलग है। ठीक है, तो इसने कहा कि जो एक पर्सन का परसेप्शन है उस के लिए, उसे हम उसकी जेंडर्ड आइडेंटिटी कहेंगे, जो कि अलग है किससे? बायोलॉजिकल ट्रेट से अलग है। और अगर मेडिकल या बायोलॉजिकल टेस्ट कोई किया जाता है, उसे हम इन्वेजन मानेंगे ऑफ देयर प्राइवेसी। ठीक है, तो उन्हें राइट्स दे दिए गए। ये उनका इनेट वो क्या है, ट्रेट्स नहीं है। और अगर कोई मेडिकल और बायोलॉजिकल टेस्ट करता है तो वो क्या है? इन्वेजन ऑफ देयर प्राइवेसी है। फिर उसके बाद फंडामेंटल राइट्स दिए गए फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन। सबसे पहले था आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी। डिग्निटी का मतलब है डाइवर्सिटी ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन कर सकते हैं, वो अपनी लाइफ ऑथेंटिसिटी के साथ अपने तरीके से जी सकते हैं। 14, राइट टू इक्वालिटी। उन्होंने क्या कहा? जेंडर न्यूट्रल टर्म्स उनके लिए होंगी, सबके लिए होंगी, नो मैटर दे आर ट्रांसजेंडर पर्सन। जो सोसाइटल डिस्क्रिमिनेशन है उसे वॉयलेशन मांगा गया इस राइट का। फिर उसके बाद आर्टिकल 19(1)(a), फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, टू एक्सप्रेस जेंडर थ्रू ड्रेस, वर्ड्स, एक्शंस और बिहेवियर, उसको प्रोटेक्ट किया गया कि तुम्हारी मर्जी है, तुम कैसे भी अपने जो जेंडर है उसको एक्सप्रेस कर सकते हो। फिर आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स को क्या कहा गया? इसमें हम जेंडर आइडेंटिटी इंक्लूड करेंगे ताकि ये जो बायोलॉजिकल डिस्टिंक्शंस ऑफ मेल फीमेल है जाकर जो परसेप्शन है उस पर फोकस कर सके। साथ में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि योगा करता प्रिंसिपल्स और बहुत सारे इंटरनेशनल ह्यूमन ट्रीटीज ने रिकॉग्नाइज किया राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन। साथ में कोर्ट ने क्या डायरेक्शंस दी इसके रिस्पेक्ट में, आइए हम वो देखते हैं। सबसे पहले लीगल रिकॉग्निशन मिली इससे थर्ड जेंडर को, तो इसीलिए सब लीगल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें प्रोविजंस होंगे किसके लिए? फॉर द थर्ड जेंडर। साथ में
रिजर्वेशन मिल गई एजुकेशन में भी और एम्प्लॉयमेंट में भी। उन्हें हमने सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास मांगा और इसीलिए इस मान्यता की वजह से उन्हें रिजर्वेशन मिली, साथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब्स में भी। सोशल वेलफेयर स्कीम्स गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया गया कि तुम सोशल स्कीम्स बनाओ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए। साथ में अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए गए ताकि सोसाइटल स्टिग्मा जो है उसे कम कर दिया जाए और जो ट्रांसजेंडर पर्सन है वो जो है अपने तरीके से जी सके। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या था? ये जो लैंडमार्क जजमेंट थी वो फर्स्ट थी इन इंडिया टू लीगली रिकॉग्नाइज नॉन बाइनरी जेंडर आइडेंटिटीज को वो recognize कर सके और क्या कर सके, अपहोल्ड कर सके उनके फंडामेंटल राइट्स को कि हम सबको आइडेंटिफाई करते हैं और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। इसने डायरेक्ट किया कि मेजर्स जो हैं वो हमें लेने चाहिए ताकि सोशल, लीगल और इकोनॉमिक इंक्लूजन हो सके ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स की। तो नालसा जजमेंट एक कॉर्नरस्टोन था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल जूरिस्प्रूडेंस ने, जिसने डिग्निटी और इक्वालिटी प्रोवाइड की किसको, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को। साथ में एक प्रेसिडेंट सेट किया आगे की लीगल रिफॉर्म्स और सोशल जस्टिस के इनिशिएटिव्स के लिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको और कौन से केस लॉस चाहिए और थैंक यू।